हेलो स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड क्लास 10 गणित पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का हम लोग 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं और आज हम लोग 31 से 61 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात बता दें कि पिछले भाग हम लोग जब पढ़े थे 1 से 30 तक, उसमें एक क्वेश्चन था 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में कुछ डाउट रह गया था, उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट था जो क्लियर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, यानी रूप होगा बताइए। यानी p जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। p धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब है कि p का मान प्लस का 1 भी हो सकता है, धन का मतलब धनात्मक का मतलब धन, प्लस प्लस का 2 भी हो सकता है, प्लस का 3 भी हो सकता है, प्लस का 4 भी हो सकता है, प्लस का 5 भी हो सकता है इत्यादि। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि इसमें जो धनात्मक संख्या 1 से लेकर अनगिनत तक जो भी होगी, पर धनात्मक सम संख्या का पूर्णांक इसमें से हमको बताना है कि कौन होगा। धनात्मक सम संख्या ए बी सी और डी में से उत्तर हमको बताना है। सबसे पहला उत्तर को हम लोग चेक करेंगे। ए नंबर उत्तर को चेक करेंगे। 2p है। अगर इसमें से हम एक मान लेते हैं, एक, इसमें सम संख्या भी मान है, p का हो सकता है, विषम भी है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी मान होगा, अनंत तक जाएगा। लेकिन इसमें हमको कोई भी एक मान लेना है, तो 2 गुने 1, हम p का मान 1 लिए हैं, तो 2 गुने 1 यानी हमको आएगा मान 2। 2 एक सम संख्या है। एक के कंडीशन में जब इसी 2p में हम लोग अब p का मान रखेंगे अब 2 यहाँ से, तो 2 2 2 नहीं आएगा 4। तो फिर यानी 2 मान रखने पर भी 4 आया, यानी एक सम संख्या आया। पहला कंडीशन में भी 1 रखने पर 2 आया, यानी सम संख्या। दूसरा कंडीशन में यानी 2 मान रखे हैं, उसमें भी हमको मान आया है, यानी सम संख्या। फिर अगर हम लोग इसी ऑप्शन में 3 मान रखते हैं, अगला मान 3, तो 3 दूनी 6 होगा, यानी ये भी एक सम संख्या है। यानी किसी भी परिस्थिति में p के मान आप सम रखिए या विषम रखिए, पहला नंबर ऑप्शन में कोई भी मान रखने पर p का मान 1 से लेकर अनंत तक का कोई भी मान रखने पर हमेशा प्रत्येक स्थिति में यानी आपको मान देगा सम संख्या, यानी सम पूर्णांक ही देगा। इसीलिए सही उत्तर अपना ए हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि बी और सी और डी क्यों गलत है, इसको एक बार चेक करेंगे। पहले इस सबको हटा देते हैं। बी नंबर ऑप्शन में है p+1। मान लेते हैं कि हम p का मान लेते हैं 1, 1+1 आएगा, इसका उत्तर होगा 2, यानी हल होके आएगा 2। तो 2 एक सम संख्या है, ठीक है। एक कंडीशन में ये सम, पर p के मान जैसे हम लोग 2 लेंगे, 2+1 यानी 3 हो जाएगा। तो 3 एक कंडीशन में तो ये विषम दे रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन में जब हम लोग चेक किए हैं तो एक कंडीशन में सम दे रहा है, एक कंडीशन में विषम दे रहा है, यानी एक मान रखने पर सम, एक मान रखने पर विषम। तो ऐसा मान मतलब सभी स्थिति में हमको सम ही चाहिए, सम पूर्णांक संख्या ही हमको प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा बी नंबर ऑप्शन से कभी नहीं हो सकता। एक कंडीशन यानी एक स्थिति में आपको सम देगा, एक स्थिति में आपको विषम देगा, इसलिए गलत है। अगर हम लोग सी की तरफ चलेंगे, ये भी गलत है, देख लेते हैं कैसे।
सी नंबर में है कि आपको पी, यानी सी नंबर ऑप्शन में पी दे रहा है मान, पी एक संख्या मतलब दे रहा है, तो इसमें हम लोग पी का मान एक लेंगे, तो एक लेंगे तो एक हो जाएगा एक स्थिति में। अगर पी का मान हम लोग दो लेते हैं तो स्थिति में तो दो हो जाएगा, एक स्थिति में दो, एक स्थिति में देखिए विषम आ रहा है, एक स्थिति में सम आ रहा है। फिर अगर हम लोग पी का मान लेते हैं अगर तीन, तो इस स्थिति में फिर यहाँ तीन दे रहा है। यानी इसका मतलब है कि सी नंबर ऑप्शन में जब हम मान अगर बदलेंगे, यानी पी का मान बदल बदल के रखेंगे, तो आपका मान सम कभी विषम देगा, लेकिन हमको हर हाल में सम ही चाहिए, ऐसा ऑप्शन ए से ही संभव है। इसीलिए हम लोग का 25 का सही उत्तर हो जाएगा ए। आप बी भी चेक करेंगे तो वैसा ही विषम कभी देगा कभी सम देगा, इसीलिए चेक करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो हम लोग आज भाग 2 में पढ़ने वाले थे। 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसह क्या होगा, यानी दो लगातार सम संख्याओं का मसह क्या होता है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले दो लगातार हम लोग सम संख्या लिखेंगे, दो लगातार सम संख्या क्या होगा, तो दो होगा, चार होगा, छ होगा, आठ होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, डॉट 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 etc। आप समझ गए कि अनंत तक जाएगा ये दो लगातार सम संख्या। लेकिन हमको यहाँ दो लगातार सम संख्या, ये तो सारा समय संख्या है, इसमें से कोई दो लगातार उठा लेना है आपको। जैसे मान लीजिए हम 8 और 10 को ही उठा लेते हैं, तो दो लगातार सम संख्या है। इसका मौसा निकाल के देखेंगे तो 8 10 का मौसा निकालेंगे, एक से इसमें 8 लगेगा, घट के दो बचेगा, 8 यहाँ उतारेंगे, दो से चार मरतबे लग जाएगा, यानी दो से चार मरतबे 8 लग जाएगा, यानी कट के जीरो देगा, यानी हमको मौसा निकल चुका है कितना, दो। तो हम एक चीज़ समझ गए कि इसमें दो लगातार सम संख्या का मौसा जब भी पूछेगा आपको, उसका मौसा हमेशा आपको दो ही आएगा हमेशा। जैसे आपको 12 और 14 उठा सकते हैं, ये भी एक दो लगातार सम संख्या है। आप दो और चार उठा सकते हैं, चार छः उठा सकते हैं, ये भी एक सम संख्या है। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 32। क्वेश्चन संख्या 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय पहले हम लोग देख लेंगे कौन अपरिमेय है, तो जो बचेगा वही परिमेय होगा, यानी अपरिमेय नहीं होगा वो। तो आपको पाई के बारे में पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए ये तो अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमको अपरिमेय नहीं बताना है। बी नंबर ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। बी नंबर ऑप्शन, हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में है रूट 7, 7। ये जो रूट 7 है ये कभी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अगर रूट से बाहर निकलता भी है तो इसका पॉइंट में मान होता है, यानी पूरा पूरा वर्गमूल इसका संभव नहीं है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, नहीं नहीं है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। सी नंबर देखेंगे, ये भी इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी उत्तर गलत है। तब 3 उत्तर गलत है, तो एक चौथा निश्चित रूप से सही होगा, क्योंकि डी नंबर उत्तर सही होगा। देखते हैं क्यों सही होगा ये। तो 3 रूट का 75 बट्टा के नीचे रूट में 48 है। 3 और रूट 75 का हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। रूट 75 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा, 2 से सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 25 दिया 75, 3 से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25, इसके बाद 5 से लगेगा 5, यानी इस रूट के अंदर 3 का जोड़ा नहीं पूरा पर 5 का जोड़ा यहाँ से उड़ गया, तो हम लोग लिख लेंगे 5 का जोड़ा। अब नीचे 48 का भी हम सेम ऐसे करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे।
40 का गुणनफल के लिए 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 का पावर 2 का पावर 2, 2 का पावर यहाँ से 2, फिर 2 का पावर 2, ये भी जोड़ा पुर गया। क्वेश्चन संख्या मतलब इसमें 48 का जो हम लोग निकाल रहे थे, तो 2 का पावर 2 आया था, 2 का पावर 2 आया था, और 3 का फिर यहाँ पे जोड़ा नहीं, पावर 1 होगा, तो एक पावर वाला नहीं बाहर निकलेगा, यानी यहाँ पे 2 पावर वाला 5 जो है बाहर निकल जाएगा, तो 3 पहले से है, 5 एगो निकल जाएगा, रूट का बच जाएगा 3, बट्टा के नीचे 2 निकल जाएगा बाहर, नीचे वाला में 2 बाहर निकलेगा, फिर एक 2 बाहर निकलेगा क्योंकि इसका भी जोड़ा है, और रूट में फिर यहाँ भी 3 बच जाएगा, रूट 3 से हमें कट जाएगा, यानी हम लोग का हल करके आएगा 15 बट्टा के नीचे 2 दूनी 4। ये 15 बट्टे जो 4 आया है रूट से बाहर, यानी पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया है, 15/4 यानी कि 15, इसको हल करने पर हम लोगों को 15/4 आया। यह एक p/q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग का 32 का उत्तर हो जाएगा सही सही, यानी डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 33 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका लॉसा क्या होगा ये निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुने b 8670, फिर कह रहा है कि HCF उसका 17 है, यानी HCF 17 है, तो एलसीएम बताना है। तो एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा के नीचे HCF, इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे। a गुने b यानी दो संख्याओं का गुणनफल का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग मान बैठाएंगे 8670, HCF का मान दिया हुआ है 17, इसको हम लोग काटेंगे, 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, एक फिर बचेगा 17, तो 17 एकम 17 जीरो, यानी 510, 510, यानी इसको हल करने पे आया फॉर्मूला पे, यानी एलसीएम का मान कितना है 510, यानी हम लोग का ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन में सही उत्तर है, यानी डी 33 का सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें 510 है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि 0.7 मात्रा के ऊपर रैकरिंग है, इसको यानी p/q के रूप में बताना है, यानी a b c d में से कौन उत्तर है ये बताना है। इसको हल करने के हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं विधि। देखिए सब चीज जो है ना यहाँ पे, यानी सब चीज का मतलब है पॉइंट और ऊपर रैकरिंग जो है, ये दोनों को हटा के हम लोग ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यानी ऊपर जो भी चीज है रैकरिंग है, ऊपर रैकरिंग है मत्था पे या पॉइंट है, इसको हटा करके हम लोग नीचे लिख देंगे सीधा 7, और इसमें से घटाएंगे, घटाएंगे क्या कि जिसके माथा पे रैकरिंग नहीं, जिसके माथा पे कोई रैकरिंग नहीं है, जैसे 0 का माथा पे रैकरिंग नहीं है तो यही इसमें से घटेगा, यही नियम है इसका। और नीचे क्या लिखेंगे 9, 1 9 पहले लिख लेंगे, 1 9 पहले हम लोग लिखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद बाद यानी दाहिनी ओर, यानी पॉइंट के दाहिनी ओर यानी कितने अंक है, 1, तो 1 9 लिखेंगे। अब फिर उसके बाद पॉइंट के बाद जो अंक है वो कितने हैं, 1, तो 1 9 लिखेंगे। 2 अगर अंक रहता 2 9 लिखते, 3 अंक रहता 3 9 लिखते, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप समझो इस बात को, यानी पॉइंट के बाद जो है 1 अंक है तो 1 9 लिखेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक रहेगा तो पर भी 1 9 ही लिखेंगे, पर दोनों पर अगर रैकरिंग है तब 2 9 लिखेंगे, अगर एक पर अति रैकरिंग नहीं है तब 1 9 के ऊपर 0 लिखेंगे। आपको ये बात समझ में शायद नहीं आया होगा, हम फिर से एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, पर इसके लिए पहले हल कर लेते हैं। 7 में से 0 घटेगा कितना होगा 7,
बट्टा के नीचे होगा 9, यानी 7/9 उत्तर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ए इसके लिए। खैर एक हम लोग इसी बगल में एक क्वेश्चन समझते हैं अलग से। मान लीजिए कि 0.27 के ऊपर यहाँ पे रैंकिंग, तब इसको कैसे हम लोग मतलब हल करेंगे। सबसे पहले तो सब चीज हटा देना है, यानी पॉइंट हटा देना है, रैंकिंग हटा देना है। तब इसका मतलब ऐसा बचेगा हमको 0 to 7, और घटाना है इसमें से। क्या घटाना है, जिसके मत्था पे कोई रैंकिंग नहीं है, यानी 0 और 2 के मत्था पे रैंकिंग नहीं है, तो हम ये घटाएंगे उसमें से। और नीचे नीचे सबसे फर्स्ट में, यानी जितना मतलब कि जिसके मत्था पे रैंकिंग रहेगा उतना 9 पहले लिख लेंगे। तो यहाँ 7 के मत्था पे कितना है रैंकिंग, तो 7 यानी एक अंक है, 7 मतलब एक ही ना है, एक ही अंक पे यानी कि रैंकिंग है, तो 1 9 लिख लिए। अब उसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद वाला में ही, यानी पॉइंट के बाद यानी दाहिनी इसी ओर, दाहिनी ओर, यानी और कोई ऐसा संख्या है जिसके मत्था पे रैंकिंग है, तो नहीं है, मात्र 7 पे था तो 1 9 लिख लिया। और ऐसा कोई संख्या है जिसके मत्था पे कोई रैंकिंग नहीं आता है, 2 इसके मत्था पे रैंकिंग नहीं, तो नहीं है, उसके बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0। यानी जिसके मत्था पे रैंकिंग रहेगा जाएगा वो अंक पे उतना 9 लिखेंगे, जिसके मत्था पे रैंकिंग नहीं रहेगा उसके बदले लिखेंगे 0, लेकिन पॉइंट के बाद ये संख्या होना चाहिए। अब इसको हल करेंगे, ये 0 और 2 7 का मतलब यहाँ 27 ही होगा, तो 27 में से जब यहाँ 2 घटेगा तो यहाँ बचेगा कितना 25, और यहाँ 90, यानी 25/90 जो है ये एक संख्या हम लोग को प्राप्त हुआ p/k के रूप में। ये काटने वाला तो काट ही सकते हैं, आपको शायद समझ में आया होगा। आप हल करके देख सकते हैं। अगला इस पर एक और उदाहरण आपको हम दे देते हैं घर से बनाने के लिए, जो आप हल करके देख लेंगे। जैसे 0.13 इसके मत्था पे रैंकिंग, एक सवाल और है 0.14 दोनों के मत्था पे रैंकिंग। एक सवाल और दे रहे हैं 0.235 तीनों के मत्था पे रैंकिंग। आप तीनों सवाल को हल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग अगला सवाल की तरफ चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 8 का पावर 0, 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0, इसका कड़ा की मान बताइए क्या होगा हल करके। तो ये 9th में फॉर्मूला पढ़ना है, x के पावर 0, यानी किसी भी संख्या या किसी भी अंक या किसी भी चर राशि के ऊपर अगर मत्था का पावर यानी 0 हो गया, मत्था का पावर जो है घात 0 हो गया, उसका वैल्यू हो जाता है 1, यानी मान हो जाता है 1। जैसे a का पावर 0 हो गया 1 हो गया, y का पावर 0 हो गया 1 हो गया। मान लीजिए कि 1000 रुपये का पावर 0 है, तो ये 1 के बराबर है। मतलब यानी किसी भी संख्या के पावर जब 0 होगा उसका वैल्यू यानी मान कितना हो जाएगा 1। 8 के पावर 0 है, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1। 2 का पावर 0 है, इसका भी मतलब मान हम लोग लिखेंगे। और 1 में 1 से जब गुना होगा तो कितना होगा 1 आएगा, यानी हम लोग का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 35 का सही उत्तर बी यानी 1। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, यदि p तथा q अभाज्य संख्या हो तो पी क्यू यानी पी क्यू इंटू क्यू और पी स्क्वायर इंटू क्यू का मौसा क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा 2 अभाज्य संख्या है। हमको इस अभाज्य संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको ये 2 संख्या जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका मौसा निकाल देना है, वही उत्तर होगा। खैर अभाज्य संख्या का मतलब आप समझते होंगे कि जो ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़ा दूसरे पहाड़ा में नहीं है, किसी दूसरे के पहाड़ा में नहीं है, और जिसमें एक से ही केवल भाग लगे और खुद से भाग लगे। तो आपको खैर पता है। हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इसका जो मौसा निकलेगा क्या निकलेगा। इसमें छोटा कौन है, अब दोनों में छोटा देखिए, p के पावर 3 इंटू क्यू है और p के पावर 2 इंटू क्यू है ना। इस दोनों में छोटा है ये पावर 2 वाला, पावर 3 वाला बड़ा होगा, तो छोटा वाला को हम लोग पहले लिख लेंगे और भाग विधि से इसको हल करेंगे मौसा निकालने के लिए। p के पावर 3 इंटू क्यू। अब इसमें बताइए, एक तो पहाड़ा हम जानते नहीं इसका, 2 का 3 का कोई सी संख्या का पहाड़ा के लिए हम गुना करके निकाल लेते हैं, पहाड़ा जानते हैं, लेकिन चर राशि का तो कोई पहाड़ा नहीं होता है, इसमें तो गुना करा के ही देखना होता है। तो हमको p के पावर 3 चाहिए, जैसे भाग बनाते हैं ना, चर राशि का भाग अलजेब्रा का भाग, उसी विधि से। तो बताइए आप
पी स्क्वायर आपको पहले से पता है, क्यू अब चाहिए कितना हमको, पी के पावर 3 क्यू, कितना से गुना कराना पड़ेगा इसमें, इसमें कितना से गुना कराना होगा, तो सिर्फ एक पी से, पी के पावर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे पी से गुना कराने पर पी के पावर 3 इंटू क्यू है। अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस की वजह से, क्योंकि भाग में तो जानवर करके घटाव लगने के बाद घटाव करते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, कट के आ जाएगा शून्य, यानी एक बार में ही ये मौसा बन चुका है, यानी कट चुका है। इसलिए अपना मौसा का आंसर क्या आ जाएगा, मौसा क्या होगा, मौसा का मान होगा पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू ये वाला। तो पी स्क्वायर क्यू इसमें ढूंढेंगे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है पी स्क्वायर क्यू, यानी 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, इस सवाल हम लोग पीछे किए हैं, लेकिन तो फिर भी यहाँ पे सवाल है तो हम लोग देखेंगे। दो लगातार संख्या, और वो भी मौसा नहीं, दो लगातार संख्याओं का सिर्फ मौसा पूछ रहा है, यहाँ सम संख्या जैसा बात नहीं कर रहा है, हम लोग सौ संख्या पे पढ़े थे। तो दो लगातार संख्या में आ गया है, जैसे एक से स्टार्ट होता है कोई भी संख्या, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया इत्यादि। इसमें से हमको दो लगातार कोई ले लेना है, जैसे मान लीजिए एक के दो ले लेते हैं, या पाँचे छः ले लेते हैं, पाँचों छः ले लेते हैं, पाँच छः का हम लोग मौसा जब निकालेंगे, एक मतलब यहाँ पे 5 लग जाएगा छः में, जो छः है इस छः में हम लोग जब लगाएंगे, 5 से एक मतलब लगेगा, घट के एक बचेगा, अब इसको घेर करके फिर 5 यहाँ पे उतारेंगे तो 1 से 5 मरतबे लग जाएगा, इसमें 5 मरतबे 5 कट जाएगा, यानी इसका मौसा का मान आएगा 1। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 37 के लिए डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे, 38 नंबर प्रश्न है, रूट रूट 12 है, यानी रूट 12 एक कौन सी संख्या है ये पूछ रहा है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं है या सभी गलत है ये पूछ रहा है। तो एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि रूट से, हाँ अगर रूट में है, अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल अगर निकलता हो, किसी का वर्ग है वो संख्या, तब तो परिमेय होगा, पर रूट के अंदर है और निकलने वाला नहीं हो तो अपरिमेय हो गया। ऐसे हम देख लेते हैं कि रूट 12 जो है इसका वर्ग निकलना संभव है कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे 3, यानी गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा, 3 का स्क्वायर नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर नहीं, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट 3 तो अंदर रह जाएगा, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ना ही कि पूर्णांक होगा ना ही परिमेय होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा, घात क्या होगा, 3 का घात। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, ये प्रश्न हम लोग पीछे देखे हैं। 234 का अभाज्य गुणनखंड, इसके लिए पहले सबसे इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 1 मरतबे लगेगा, फिर 1 मरतबे लगेगा, फिर 2 सतह लगेगा। अब यहाँ पे 3 से जब लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा 117 में, तो 3 से चेक करेंगे, 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9, शेष 2 बचेगा, तो 2 9 3 27, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 9 3 27, यानी 39 मरतबे लग जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से लग जाएगा 13 मरतबे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 गुने 3 का पावर 2, यहाँ 3 जो है 2 बार है, 2 एक बार है, 13 भी एक बार है। तो हमको सवाल में पूछा जा रहा है कि आप 234 का घात गुणनखंड में 3 का घात बताइए, सिर्फ 3 से हमको यहाँ पे मतलब है, तो 3 का घातांक जो है यानी घात जो है ये 2 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, यानी 2, 3 का घातांक कितना होगा 2। अगला प्रश्न में चलेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 40 में कह रहा है
निम्न में से किस गणितज्ञ ने यानी द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस यानी पुस्तक लिखी है? तो ये राइटर का नाम पूछा जा रहा है, यानी इस पुस्तक के जो राइटर है गणितज्ञ हैं, यानी गणित के बहुत बड़े राइटर हैं। तो यानी कौन से राइटर जो हैं इस पुस्तक को लिखे हुए हैं? जे कार्डन है, जे कार्डन, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हम लोग अगला प्रश्न पे चलेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, रूट 3 है, यानी रूट एक 3 जो है ये कैसी संख्या है, यानी कौन सी एक संख्या है? तो एक पूर्णांक संख्या कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या का जो हम लोग उदाहरण देखते हैं क्या होता है, यानी प्लस का एक, प्लस माइनस का एक, प्लस माइनस का दो, प्लस माइनस का तीन, डॉट डॉट अनंत तक जाता है। यानी प्लस माइनस में तो हो सकता है, पर कभी रूट में नहीं हो सकता, कभी बट्टा में नहीं हो सकता। वैसे संख्या तो कभी होगा ही नहीं जो रूट में है, पूर्णांक कभी नहीं होगा, यानी क्योंकि ये रूट में है, नहीं होगा। अब हम लोग बी की तरफ चलते हैं, तो बी में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है कि रूट 3 जो है, रूट 3, ये 3 का 3 किसी का वर्ग नहीं है, यानी रूट से बाहर निकलने वाला ये संख्या नहीं है। तो ये तो पूरा पूरा वर्गमूल यानी इसका नहीं होगा। इसका मतलब है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय भी नहीं है, यानी हम लोग का सही उत्तर होगा क्या? एक अपरिमेय संख्या है रूट 3। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए, यानी यदि ए का मान आपको हम दे रहे हैं, यानी ए का मान जो है आपको हम दे रहे हैं 2 का पावर 3, 3 का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, और 5 का पावर 1। फिर बी एक कोई संख्या है जिसका मतलब ए और बी का मतलब है कोई संख्या है जिसका इतना इतना पावर में दे रहा है। संख्या कौन है यहाँ पे नहीं बताया गया है, आपको उससे मतलब भी नहीं है। यहाँ पे हमको यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉसा क्या होगा, सिर्फ उससे मतलब है, लॉसा निकालना है। यहाँ पे लॉसा, हम लोग लॉसा देख लेते हैं। और बी का मान दिया हुआ है 2 का पावर 4, 5 का पावर 1 गुणे 7 का पावर 1। हम लोग लॉसा निकालेंगे। आपको शायद याद होगा, हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। लॉसा और मौसा निकालने का जो विधि एक अभाज्य गुणनखंड वाला है, उसी विधि पे इसको लॉसा निकालना है। ये अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड का दोनों रूप दिया हुआ है, ए और बी का मान 2 का पावर 3 है। तो लॉसा का नियम हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, यानी दोनों में जो मील है और सबसे बड़ा पावर वाला हो उसको लॉसा में लिखते हैं। तो 2 का पावर 4 वाला लिखा जाएगा यहाँ, क्योंकि बड़ा पावर 2 का पावर 4 वाला है। फिर दोनों में मिले, 3 ऊपर है तो 3 नीचे नहीं है, और जो न मिले वो भी लिखा है। जो मिलेगा तो 12 पावर वाला नीचे लिखाएगा, नहीं लॉसा में लिखाएगा 12 पावर वाला, और जो 9 मिलेगा वो भी लिखाएगा। तो 3 नहीं मिला, 3 भी लिखाएगा। 5 हाँ मिल रहा है तो 12 पावर, इनमें तो दोनों समान पावर है, यानी पहला 5 का पावर 1 है और दूसरा पावर का भी मतलब 5 का पावर 1 है, तो दोनों तो समान हुआ, तो समान हुआ तो समान वाला में से कोई एक हो। और 7 नहीं मिल रहा है तो 7 भी लिख लेंगे, जो 9 मिले वो भी लिखाता है। फिर से समझिए, यानी लॉसा निकालने के लिए दोनों के गुणनखंड में से जो संख्या, यानी दोनों में मिले, दो जो अंक या संख्या मिले दोनों में, उसको बड़का पावर वाला लॉसा में लिख लेंगे, छोटका पावर वाला मौसा में लिखाता है। पर यहाँ मौसा नहीं पूछा गया, तो मौसा से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लॉसा हमको निकालना है। और जो 9 मिले, जो 9 मिले उसको भी यहाँ पे लिखना है। तो 3 5 7 नहीं मिला था, हम लोग उसको भी यहाँ पे लिख लिए हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें हल करके इसको गुना करना है। 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 आएगा। 16 3 48 होगा। 48 में 5 से गुना करेंगे, 48 5 से, 8 पंचे 40, 8 में 4 होगा, 5 24 240 होगा। फिर इसमें 7 से गुना करेंगे, 0 7 चौका 28 पे 8, हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16, यानी 1680 आएगा। यानी 1680 जो मान आया है ये लॉसा का मान आया है, जो हमसे यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में। इसमें से ऑप्शन में से देख लेंगे 1680 का है, यानी डी नंबर ऑप्शन में है, इसीलिए 42 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सही उत्तर डी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 43, 2 प्लस रूट 2, यानी 2 प्लस रूट 2 जो है ये कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, या सभी गलत है? पहले देख लेते हैं कि अगर इसमें से किसी का भी उत्तर नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए तो सब गलत ही होगा, पर
देखते हैं कोई उत्तर होगा तो सब गलत में कैसे टिक मारेंगे। 2 + √2 है, शायद आपको याद होगा, चोर वाला बात याद है आपको, बता लेते हैं आपको। रूट में कभी कोई संख्या रहता है तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, ऐसे। आपको अच्छे से बात पता है कि रूट से जो बाहर ना निकलने वाला हो और रूट में हो वो सभी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पे √2 दे रहा है और इसके साथ में दे रहा है 2, तो ये जो अपरिमेय है तो ये खुद अपरिमेय जो है इस परिमेय संख्या 2 को भी अपरिमेय बना देगा, यानी टोटल संख्या आप कहलाएगा रूट √2 जो है 2 + √2, ये टोटल संख्या आप कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके साथ चोर है। कभी भी आप अच्छे से एक उदाहरण जानते होंगे, गांव समाज का उदाहरण है कि जैसे कोई व्यक्ति है, 2 व्यक्ति नहीं, 4 दोस्त से ना कहीं पे जा रहा है, उसमें से एक चोर दोस्त है, वो कहीं पे चोरी किया है, उसको लोग कहा है कि देखो ये चोर जा रहा है क्योंकि ये चोरी करता है। तो वहां पे वो एक व्यक्ति को नहीं बोलेगा, उसके साथ में जो दोस्त होंगे, उसके साथ में जो भी दोस्त होंगे उनको भी बोला जाएगा तू चोर के साथ है तो तू भी तो चोर ही कहलाएगा ना, क्योंकि वहां पे साथ भी बदनाम हो जाएगा। उसी वजह से यहाँ पे भी अपरिमेय में ये लॉजिक फिट होता है हमेशा। इससे क्वेश्चंस एकदम एग्जाम में रहता है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस रहता है। आप ये दिमाग में हमेशा बैठा ले कि अपरिमेय परिमेय से क्वेश्चंस रहता है। अपरिमेय कब होगा ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकलता हो वो अपरिमेय होगा। अब उसके साथ अगर मान लेते कोई परिमेय भी है तो फिर भी वो अपरिमेय होगा, क्योंकि अपरिमेय ज्यादा पावरफुल है, यानी 7 से ज्यादा पावरफुल चोर होता है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि 2 + √2 जो है ये एक कथी है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पे सही उत्तर बी में टिक मारेंगे, क्योंकि 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या फिर पूछ रहा है। तो अपरिमेय का मतलब है जो रूट से बाहर कभी ना निकले, रूट के अंदर हो, तो वैसे संख्या को अपरिमेय कहेंगे। पर रूट से बाहर निकल जाए उसे तो परिमेय कहेंगे। तो हमें देख लेते हैं कि अपरिमेय कौन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रूट में 49, तो 49 7 × 7 है, तो गुणनखंड में 7 × 7 आता है, यानी रूट के अंदर 7 का जोड़ा पुर जाएगा तो 7 तो बाहर निकल जाएगा, यानी ये एक परिमेय संख्या है। यानी ए नंबर उत्तर नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। सही उत्तर ए नंबर नहीं होगा। अपरिमेय हमको ढूंढना है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। 36 का भी आप हल करेंगे तो ये भी एक परिमेय है, क्योंकि ये 36 जो है ये 6 × 6 का, यानी 6 का वर्ग है। 6 × 6 यानी 6 बाहर निकल जाएगा, 6 का स्क्वायर पुट गया रूट के अंदर, इसीलिए 6 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी परिमेय है क्योंकि 6 बाहर निकल गया रूट से। 27 को देखते हैं अब क्या है। 27, तो रूट में 27 है, तो रूट में 27 है, तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 3 आएगा। 3 × 3 × 3 यानी 3×3 = 9, 9×3 = 27। यहाँ एक 3 के जोड़ा पुर जाएगा, एक 3 का जोड़ा नहीं पुरेगा, तो जिसका जोड़ा पुर जाएगा वो तो बाहर निकल जाएगा एक, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं पूरा तो रूट के अंदर रह जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या आ गया ना इसमें, तो यानी इस 3 को भी अपरिमेय बना देगा, यानी सी नंबर उत्तर हम लोग का सही है, क्योंकि इसमें एक 3 का जोड़ा नहीं पूरा था, रूट से बाहर नहीं निकला है, इसीलिए। 16 भी देखेंगे तो ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय है, हमको बताना यहाँ अपरिमेय था। तो √16 जो है 4 का स्क्वायर है, इसमें भी 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 भी एक परिमेय है, लेकिन हमको तो बताना था अपरिमेय। तो अपरिमेय सिर्फ किसमें आया? सी नंबर में। हम लोग का उत्तर सही हो जाएगा सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चल रहेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 45 में, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या को, यानी अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो रहा है? 2 या 2 से अधिक, यानी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या है और वो अभाज्य है। मान लेते हैं एक 11, ठीक है, और एक अभाज्य मान लेते हैं 13 है। ये 2 अभाज्य संख्या है, या इससे अधिक भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक 17 है। तो आप ये दोनों का मौसा निकालिए। पहले पहले 2 संख्या का मौसा निकालिए, 11 और 13 का। 11 से एक मतलब 11 लगेगा, घट के 2 बचेगा। अब यहाँ 2 से 11 में जब लगाएंगे तो 2 पंचे 10 लगेगा, घट के 1 बचेगा। फिर 1 से जब लगाएंगे इस 2 में, 2 मरतबे यहाँ पे लग जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी अपना मौसा आएगा 1। हमेशा आप 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या भी ले लीजिए, जब इस 1 से फिर 17 में जब हम लोग लगाएंगे, फिर तो या 17 मरतबे इसमें लगेगा, यानी कि इसका भी मौसा यहाँ से हमको प्राप्त होगी 1।
यानी आप दो संख्या या दो से अधिक संख्या आभाज्य संख्या के लेते हैं तो उसका मतलब हमेशा हमेशा आपको एक ही देगा। इसलिए सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा 45 का ए। 45 का सही उत्तर ए। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर। दो क्रमिक सम संख्याओं का दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। यानी एचसीएफ मतलब मसा। दो क्रमिक क्रमिक का मतलब होता है क्रम, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, क्रमिक। जैसे आओगी सम संख्या पे एक दो है, दो के बाद आएगा चार, चार के बाद आएगा छ, छ के बाद आएगा आठ, आठ के बाद आएगा 10, ऐसे करके ईटीसी। ये एक क्रमिक सम संख्या है। अब इसमें दो क्रमिक सम संख्या के जैसे हम लोग मसा निकालेंगे, इस पर एक प्रश्न हम लोग पीछे पढ़े हैं। यानी तो हमेशा सम संख्या का जो मसा आता है, दो क्रमिक लगातार संख्या पे पढ़े थे कि दो लगातार सम संख्या का मसा क्या होगा, तो हमेशा हम लोग निकाल के देख चुके हैं दो आता है। यानी 46 का सही उत्तर हो जाएगा दो। आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, 6 8 को ले लीजिए, इसमें ये भी तो दो लगातार क्रमिक संख्या हो जाएगा। 6 और 8 को लेंगे तो एक से 6 लगेगा, घट के 2 बचेगा, यहाँ पे 6 उतारेंगे, 2 तिहाई यानी 6 कट जाएगा, यानी अपना मसा आएगा क्या, दो। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी। हम लोग क्वेश्चन संख्या अब 47 में चलेंगे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे एक अपरिमेय एक परिमेय का संख्या का योग जो है वो होगा अपरिमेय संख्या, यानी इसका सही उत्तर जो है वो बी होगा। पहले इसको उदाहरण के तरह उदाहरण दे करके हम समझा देते हैं आपको। उदाहरण से देखते हैं कि जैसे एक परिमेय संख्या हमको लेना है, एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या दो ले लियो। अच्छा, एक अपरिमेय लेना है, जैसे एक अपरिमेय मान लीजिए कि हम रूट 3 ले लिए। इसका योग, योग मतलब बीच में जो प्लस लिखे हैं योग वही होगा। तो ये इसका योग देखिए तो कौन सा संख्या है, यानी 2 प्लस रूट 3 जो है ये कौन सा संख्या दिख रहा है। आपको अच्छे से कहानी सुनाया था ना, यानी छोड़ वाला और साथ वाला। तो यानी हमेशा अपरिमेय संख्या अगर किसी के साथ है ना तो उसको भी अपरिमेय बना देगा। परिमेय भी अगर आ गया, चाहे कोई दूसरा संख्या पूर्णांक आ गया तो उसको भी अपरिमेय बना देगा। तो यानी ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी 47 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन यानी परिमेय है ये बताना है। परिमेय, अपरिमेय, ये आपको अभी तक पता चल गया होगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रश्न इस पे कर लिए हैं। परिमेय जो रूट से बाहर हो या रूट में हो तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसमें रूट में 7 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल रूट 7 का तो नहीं होगा, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए ये अपरिमेय है। लेकिन हमको तो परिमेय बताना है, इसीलिए पहला नंबर जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर हम रूट में देखें हैं दो, रूट में देखते हैं दो है, रूट में 7 है, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी एक अपरिमेय है, ये गलत हो जाएगा। रूट में 7 और रूट में 3 है तो ये भी एक कथी है, अपरिमेय है। डी नंबर तब सही होगा, क्यों, क्योंकि जब ए और बी और सी गलत है तो डी सही होगा। देखते हैं डी क्यों सही है, कि डी नंबर ही परिमेय संख्या है, आखिर है रूट में लेकिन है परिमेय। देखते हैं क्यों परिमेय है, क्योंकि रूट से पक्का निश्चित तौर पर ये बाहर निकलेगा। 49 नंबर मतलब रूट में 49 है और 81 है। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर जो है 7 का स्क्वायर होता है 49 और नीचे 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी 7/9 आ जाएगा। तो 7/9 यानी 7 बट्टे जो 9 आया है हल करके, उसको हल करने पर आया है 7/9। तो ये जो 7/9 आया है ये p/q के रूप में संख्या आया है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल चुका है, इसका मतलब यही परिमेय है। यानी 48 नंबर क्वेश्चन के लिए उत्तर हो जाएगा डी, सही उत्तर डी। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या चलेंगे 49 की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो है यानी अपरिमेय, निम्नलिखित में कौन सा संख्या अपरिमेय है।
चलिए अपरिमेय बताना है, यानी रूट से जो बाहर ना निकले, यही ना। तो ऑप्शन नंबर ए में 17 है, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा ये, तो ये तो अपरिमेय हो गया। तो इसका मतलब तो यही तो उत्तर हो गया ना सही, क्योंकि 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि कौन अपरिमेय है, तो पहले वाला अपरिमेय है, तो चलिए पहला सही हो गया, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है तीनों का। लेकिन आपको देखना है कि ये कैसे अपरिमेय नहीं है भाई। तो रूट में जब 100 है यहाँ पे, तो रूट 100 को जब हम लोग निकालेंगे बाहर, तो 10 का स्क्वायर होता है, 10 × 10, तो यानी 10 का स्क्वायर यानी 10 निकल जाएगा। तो ये तो भाई रूट से बाहर निकल गया, पूरा पूरा वर्गमूल है। 4 का भी वर्गमूल निकल जाता है 2, और 16 का यहाँ निकल जाएगा 4, 25 का निकल जाएगा 5, यानी 4 + 5 यानी 9। इसका हल 2 आने वाला है, इसका हल 9 आने वाला है। तो 10, 2, 9 बिना रूट वाला सोल्यूशन क्या है, एक मतलब इसे परिमेय है, हमको बताना था परिमेय, इसलिए 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए नंबर से उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न है। और इसमें यदि यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा। देखिए ये प्रश्न जो है ना, ये बहुपद जैसन चैप्टर में और दो मतलब कि वास्तविक संख्या में तो ये पढ़ना नहीं है, बहुपद जैसन चैप्टर में पढ़ना है। शून्य को निकालने वाला जो सवाल सब है, चौरासी वाला बहुपद हो गया या द्विघात समीकरण हो गया उसमें। लेकिन यहाँ पे बनाना भी नहीं है आपको सवाल, इसको ये ना कि आपको एक्स दिख रहा है, द्विघात दिख रहा है, द्विघात बना दीजिए। इसमें बताना है कि एक्स का मान जो होगा ना, वो एक पूर्णांक संख्या होगी, या अपरिमेय संख्या होगी, या भिन्न संख्या होगी, या वास्तविक संख्या होगी, या नहीं होगी, यहाँ पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा संख्या आने वाला है यहाँ पे। x² - 5x + 4 = 0। यहाँ पे जब हम लोग अच्छे से पता होगा, जब अगला चैप्टर में सब चीज़ समझाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा रहेगा। तो बीच वाला को हम लोग तोड़ करके इसको कॉमन ले करके उसके बाद शून्यक निकालते हैं, ये नियम आपको पता होगा। बीच वाला को जो तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा ये, -4x और -x, 1 और 4 मिल करके, यानी 4 और इस x का 1 मिल करके 5 हो जाएगा, तो ये टूट गया। और +4 बराबर में 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x - 4, और माइनस का यहाँ 1 कॉमन होगा, तो x - 4 = 0, यानी x - 4 एक बॉक्स में, दोनों बॉक्स जो समान है उसमें से एक दिया जाता है, एक आगे आगे वाला, तो x - 1 = 0। तो यहाँ पे जो दो बॉक्स आया है इसी से हम लोग मान निकालेंगे। इसका जब मान निकालेंगे तो x का मान एक आएगा -4, एक आएगा सॉरी +4, एक प्लस का ये भी मतलब 1। दो मान यहाँ से बॉक्स से आएगा मान निकालने पर। +4 और +1, यह एक कैसी संख्या है, तो यह एक पूर्णांक संख्या है। क्या है कि प्लस में जो संख्या गिनती की संख्या क्या है, प्लस का चिन्ह लग जाए, माइनस का चिन्ह लग जाए, वैसी संख्या को तो हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या ही है ना 4 और 1, इसीलिए हम लोग का सही उत्तर 50 के लिए हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं यानी 3 + √5 फिर 3 - √5, यानी दो अपरिमेय संख्या दिया होगा, इसका गुणनफल, यानी दोनों को हमको कराना है गुना, दोनों का क्या कराना है गुना। इसका गुणनफल एक कौन सी संख्या आएगा ये बताना है, तो पहले गुना करा लेते हैं। 3 से 3 में गुना होगा, तो यहाँ पे 3 × 9 लिखेंगे, या आपको एक फॉर्मूला पता होगा, किसी लेके लिखेंगे a² - b² = a + b इंटू में a - b। तो इस डब्बा पे ये दोनों बात लिखा हुआ है, तो इसको फार्मूला को शॉर्ट करके हम इस पर लिख सकते हैं a²। तो a का काम यहाँ 3 कर रहा था, 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब यहाँ b, तो b का काम कर रहा है √5 या √5, तो √5 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 3 × 9, अब 5 का स्क्वायर, जब √5 का स्क्वायर होगा तो बाहर निकल जाएगा 5, यानी हल करने पे आएगा 4। √5 का स्क्वायर 5 होगा, क्योंकि रूट में 5 से जब 2 बार गुना होगा तो इसका 5 अब वैल्यू आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखे हैं। तो 9 में से जब 5 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 बताइए कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ए बी दोनों है, ये सभी गलत है, बताइए। परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं, क्योंकि रूट में तो आया नहीं है, ये तो अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। परिमेय तो
बट्टा में आए वो भी परिमेय, माइनस में प्लस में आए वो भी परिमेय, बिना बट्टा में आए वो भी परिमेय, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो p बटे q के रूप में तो रहते है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। यानी 51 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? परिमेय, ए नंबर ऑप्शन में √7 दे रहा है तो ये तो अपरिमेय है, तो है नहीं बताना है, नहीं बताना है कौन अपरिमेय नहीं। आप क्वेश्चन पहले अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ना समझ पाने की वजह से आपको फिर उसको उत्तर देने में कठिनाई होगा, ये चीज रहता है। तो यहाँ पे अपरिमेय कौन नहीं है ये बताना है, तो नहीं अपरिमेय तो पहला नंबर है, दूसरा भी है तो नहीं बताना था, इसलिए दोनों काट दिए। सी नंबर भी ये भी है, नहीं कौन होगा तो डी होगा, तो सही उत्तर तो अपना डी हो जाएगा, पर लेकिन क्यों होगा देख लेते हैं। तो रूट का 75 और रूट का 48 दिया हुआ है, तो हम लोग 75 और 48 का निकाल लेंगे वर्ग अति गुणनखंड। यहाँ 3 से लगेगा 25 होगा, 5 से लगेगा 5 हो गया, यानी 3 का जोड़ा नहीं पूरा, 5 का जोड़ा पूर गया। फिर उसी प्रकार से 48 का हम लोग निकाल लेंगे, 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी 2 का भी जोड़ा पूरा, एक 2 का, फिर एक 2 का जोड़ा पूरा, लेकिन नीचे लास्ट में जो 3 दिख रहा है ये 3 सिंगल है, इसका जोड़ा नहीं पूरा। तो ऊपर 5 जो है जोड़ा पुर गया था निकल जाएगा रूट के अंदर, लेकिन 3 रह जाएगा। फिर नीचे 2 के जोड़ा पुर गया था तो 2 दूनी 4 बाहर निकल जाएगा, पर √3 फिर यहाँ से नहीं निकलेगा, तो √3 कट जाएगा, तो आ जाएगा अपना पास 5 बटे कितना, 5 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि 5 बटे 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटे q के रूप में आ गया, पूरा पूरा वर्गमूल भी निकल गया, तो इसीलिए परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। ये नंबर परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, इनको नहीं वाला ही बताना था, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा 52 का डी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय है यह बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है ना। तो ए नंबर हल करते हैं, इसको हल करके देखना होगा। 64, 8 गुने 8 का ये स्क्वायर आता है 64, अठठी 64। नहीं तो आप उसको गुणनखंड कीजिए, इससे भी पता चल जाएगा, जैसे ऐसे पता 2 गुने 2 गुने 2 गुने ऐसे, यानी 64 को हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे तो 32 होगा, 2 से फिर निकालेंगे 16 होगा, फिर 2 से लगेगा 8 होगा, 2 से लगेगा 4 होगा, 2 से लगेगा 2 होगा। तो हमको इतना बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग इस 2 का पावर लिखेंगे 2, 2 का पावर 2, फिर नीचे का 2 का पावर 2, फिर नीचे एक और 2 का स्क्वायर है तो 2 ऐसे, बट्टा के नीचे हम लोग लिखेंगे 36 है, तो 36 का हम लोग फिर से गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 18, 2 से 9, 2 से सॉरी 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, तो 2 का भी स्क्वायर पूरी गया, 3 का भी यहाँ पे स्क्वायर पूरी गया, यानी जोड़ा पूरी गया। तो यानी कि यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे भाई 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ से आएगा मेरा मान ऊपर आएगा, 2 बाहर निकल गया, 2 भी फिर बाहर निकल गया, फिर नीचे 2 एगो निकल गया, फिर 3 निकल गया, यानी बचा 8, नीचे 3 दूनी 6, यानी 8 बटे कितना आ गया 6। तो 8 बटे 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटे के रूप q का रूप है। चलिए हम लोग अगला ऑप्शन को हल करते हैं। हमको लगता है कि ये हल करने की भी उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना हल करने से कोई फायदा भी होने वाला नहीं है, वो तो कमजोर बच्चा के लिए रहता है कि हाँ हल करके बताया जाए। चलिए हम लोग देखते हैं बी नंबर ऑप्शन। तो अच्छा ये ऑप्शन गलत, क्यों, क्योंकि ये इसका मान आया था 8 बटे 6, क्योंकि एक p बटे q का रूप है, ये तो परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। अच्छा, रूट जो 81 है तो ये भी आता है, 9 का स्क्वायर होता है तो ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा 9, ये भी एक परिमेय है, ये भी अपरिमेय नहीं है, इसको भी काटेंगे। हाँ नीचे भी डी देख रहे हैं, तो डी जो है ये भी गलत होगा, क्योंकि इसको 7 बटे कितना आएगा
7 बटे आएगा 49, 7 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है तो 7 बटे 3 आएगा। ये भी एक परिमेय है, ये भी अपरिमेय नहीं है। चलिए मतलब एक परिमेय नहीं है, तो हम लोग अपरिमेय है कौन ये बताना है। तो ये 3 वो परिमेय संख्या है, सी नंबरिंग क्या हो जाएगा अपरिमेय। ऐसे भी 2.5 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल संभव नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है। 1 2 1 1 2 1 1 1 करके ऐसे दो डॉट 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 डॉट, यानी ये कौन सी एक संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है? ऐसा भी गलत है। पूर्णांक संख्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक संख्या के लिए आपको पता है कि गिनती की संख्या ही होना चाहिए, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब। ये तो पॉइंट में है ना, पॉइंट में पूर्णांक संख्या कभी नहीं होता है। 1.5 जो है ये कभी नहीं होगा पूर्णांक संख्या, क्योंकि दशमलव में नहीं होता। अच्छा, परिमेय जो है, परिमेय के लिए भी आपको मतलब 2.3 है, इसको पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 होगा तो ये एक पी बटे क्यू के रूप में लिखना संभव है, तो चलिए ई हो जाएगा। चाहे रैकडिंग वाला है, जैसे मान लेते हैं यहाँ तो 2 और 3 का रैकडिंग रहता है, तो ऐसा भी चीज़ है तो इसको भी पी बटे क्यू के रूप में लिखना संभव है। लेकिन यहाँ पे डॉट 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 है, डॉट डॉट वाले संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखना संभव नहीं है, इसीलिए वो एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में यानी अपना उत्तर हो जाएगा 54 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कभी भी मतलब जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, कोई भी एक हम आपको संख्या दे दिए, 1 मिनट, जैसे कोई भी हम आपको एक संख्या दे दिए 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, डॉट 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 नीचे डॉट 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 नीचे डॉट 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 डॉट, एक मतलब ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन कोई एक संख्या दे दी आपको, मत्था के ऊपर रैकडिंग ऐसा कुछ है, डॉट डॉट नहीं दे करके ऊपर रैकडिंग है, इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है। आप ये समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या था अनंत, यानी अनगिनत, 1 2 3 4 5 नहीं, अनंत अनगिनत, यानी दो परिमेय संख्या के बीच जो होगी वो अधिक से अधिक संख्या 5 होगी नहीं, नहीं 6 होगी नहीं, 10 होगी नहीं, अनंत होगी। क्यों? ये 9th का सवाल है, 9th में एक पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए आप 1 है और 2 है, दो संख्या है, तो 1 + 2/2 करेंगे, इसको 3/2 लिखेंगे, यानी 1.5 आएगा। या इसके लिए एक फार्मूला भी है, फार्मूला बनाने पर एक ही संख्या नहीं आएगा, इसके बीच का उसका संख्या आ गया, अनंत संख्या आता है, यानी बहुत सारी संख्या एक संख्या के बीच में। जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट यहाँ 5 आया, 1.6 भी आएगा, 1.7 भी आएगा, चाहे 1.01 भी आएगा, ये भी तो 1 और 2 के बीच की संख्या है ना। तो इतना सारा संख्या है, मतलब अनगिनत संख्या आता है, यानी दो परिमेय संख्या के बीच हमेशा अनगिनत परिमेय संख्या आता है, यानी संख्याएं आती है, इसीलिए हम लोग अनंत वाला में मारेंगे। ठीक, यानी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 55 के लिए डी। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि ए का मान आपको हम दे रहे हैं कितना, 2 का पावर 3 × 3। अच्छा, बी का मान आपको हम दे रहे हैं 2 × 3, सी का मान दे रहे हैं 3 का पावर 2 × 5। तब बताइए एल सी एम बराबर 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2 × 5। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से जो मौसल लसा निकालने की जो विधि है, यानी उसी विधि पे ये सवाल है। तो आपको इस टाइप के सवाल हम पीछे समझा है, ऐसे यहाँ पे भी ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एन का मान बताना है, यहाँ एन 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 देखिए तो कहीं पे में दिख रहा है, हाँ हम गलती किए हैं, जब लिखने में मिस्टेक किए हैं तो हटाते हैं, फिर से यहाँ पर हाँ एन, सी वाला में एन दिख रहा है ना। अब आप बताइए कि दो जो है इन तीनों में मिला है तभी लिखाया है दो, तीनों में जब मिलता है तब ना, सॉरी दो मतलब तीनों में मिले या दो गो में भी मिले तब लिखाता है। तो चलिए इसमें 12 पावर वाला 2 लिखा गया है, 3 के 2 के पावर 3। उसी प्रकार से यहाँ पे तीनों में मिला हुआ है 3, तीनों में सी में बी में ए में, तो यहाँ पे लिखाया है 3, लेकिन पावर 2 लिखाया है, आई में पावर 2 तो कहीं था नहीं,
इसका मतलब है जरूर सी में जो है 3 के पावर n इसी का पावर 2 रहा होगा, तो इस दोनों के तुलना में तो ये तो बड़ा हुआ, तो बड़े वाला ना पावर एलसीएम में लिखाता है, इसलिए यानी हम लोग का जो n का मान होगा यही 2 होगा, यानी एलसीएम में जो लिखा हुआ है 3 के पावर 2 वही वाला पावर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। n का मान यहाँ पर n का मान कितना 2। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b मौसा गुने, और यहाँ पे क्वेश्चन आप सही से पढ़ेंगे तब समझेंगे। यहाँ पे है a, b का मौसा गुने a, b का लॉसा है के निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो ये तो फॉर्मूला है, आपको पता है, मौसा a, b गुने लॉसा a, b बराबर क्या होता है, आप बताइए, हम नहीं बता, आप बताइए क्या होगा। अरे फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद आया, क्या होगा, a गुने b, दो संख्याओं का गुणनफल, a गुने b, यानी अपना सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 57 का सही उत्तर सी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि 0.49 के मात्रा पर रैंकरिंग है, उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ, एकदम से लिखा जा सकता है, रैंकरिंग वाला सवाल को P/Q के रूप में लिखना संभव है, लिखा जा सकता है। तो हम लोग 0.49 के मात्रा पर रैंकरिंग इसके लिए लिखेंगे। तो इसके लिए हम शॉर्ट विधि आपको बताया, सब कुछ हटा के घटा के, सब कुछ हटा के घटा के, सब कुछ हटा देंगे तो ऐसा नजर आएगा 049, घटाएंगे क्या, 0, जिसके मात्रा पे कोई रैंकरिंग ना हो वही घटता है, और नीचे कै गो 9 लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद यानी दाहिनी ओर जितने अंक पे मत्था पे रैंकरिंग रहेगा उतना 9, तो 2 गो पे है रैंकरिंग उतना 9। 0 भी लिखाता है, लेकिन जिसके मत्था पे रैंकरिंग न रहता है उसके लिए 0 लिखाता है। जब पॉइंट के बाद ऐसा कोई संख्या है जिसके मत्था पे कोई रैंकरिंग नहीं है उसके लिए 0। अब तो समझ गए, एकदम शॉर्ट विधि है कि उतना पॉइंट के बाद जितना अंक पे मत्था पे रैंकरिंग हो उतना ही 9 नीचे लिखाएगा और ऊपर सब कुछ हटा के घटा के। तो बताइए, ये 49 है, 49 में से 0 घटेगा तो कितना होगा, 49 होगा, 49 बटे कितना होगा 9, 99, यानी हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 58 का सही उत्तर होगा 49/99, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा 49/99। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न है, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके परिकलित करने के लिए तकनीक, यानी जो यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तकनीक किस चीज के लिए है कि इस पे हम लोग मौसा का सवाल पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं सवाल, भाग एल्गोरिदम में मौसा निकालने का ही तकनीक है, लौसा नहीं निकलता है इससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलता है, इससे सिर्फ मौसा निकलता है। ये मौसा निकालने का तकनीक है, इसलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय, तो रूट एक अपरिमेय है, √3 में, यानी कि रूट वाला जो होता है √3 जो अपरिमेय है तो बाहर निकलेगा नहीं, चलिए अपरिमेय होकर काट देंगे। हाँ ये परिमेय है, क्योंकि इससे ही कट जाएगा तो प्राप्त होगा 2, यानी 2√2 बट्टा के नीचे √2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो 2 प्राप्त होगा ना। तो 2 तो एक रूट से बाहर का चीज है, यानी पूरा पूरा वर्गमूल यहाँ पे निकला हुआ है, यानी P/Q के रूप में लिखने का संभव है, इसलिए परिमेय संख्या है, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा बी। देखिए नीचे वाला सी भी अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा, 6√6 भी अपरिमेय है, ये भी सही उत्तर नहीं होगा, यानी सही उत्तर होगा 60 के लिए बी। हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 60 नंबर प्रश्न में है, 61 नंबर प्रश्न में, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक यानी सम पूर्णांक का रूप है। ये क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे, यही क्वेश्चन था। कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए, तो p का मान आप अच्छे से हम वहां पे बता लेते कि आपका इसका 2 मान होता है, या तो सम भी हो सकता है या विषम भी होगा, जैसे सम में आ गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, चाहे इधर हम ले लेते हैं 1 हो गया, 2 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है।
7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे। लेकिन इसमें से हमको कोई एगो मान रख करके आज सभी में सेटिस्फाइड करना है, एगो नहीं, मतलब 2-3 मान रख करके सभी में संतुष्ट करेगा जो मान, वही हम लोगों का प्रत्येक कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी प्रत्येक कंडीशन में यानी प्रत्येक स्थिति में वही हमारे लिए समपूर्णांक संख्या होगी। चेक करते हैं, यहाँ पे है 2p+1, तो इसको हल करते हैं। 2 गुने 1 मान रखते हैं p का मान हम लोग 1 लेते हैं, तो 1 लेते हैं क्योंकि पूर्णांक संख्या p है, तो p का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है ना अनंत तक। चलिए, तो 2+1 यानी 3 हमको दिया, यानी पहला नंबर को हल करने पे 1 रखने पर 3 दे रहा है, तो 3 टेक कंडीशन में यानी एक स्थिति में तो 3 दे रहा है, तो 3 टेक विषम है, हमको चाहिए सम प्रत्येक स्थिति में, यानी पहला नंबर उत्तर गलत है। अब हम लोग बी नंबर को देखेंगे। मान के चलिए पी का मान 1 दिए, बी नंबर के लिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में है पी, तो पी का मान 1 लिए हैं, तो देखो इसका मान 1 आ जाएगा, 3 लेंगे 3 आएगा, तो 3 टेक विषम हो जाएगा, तो ये भी प्रत्येक कंडीशन में यानी स्थिति में ये भी ऑप्शन मेरा कभी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लेते हैं सी को, तो सी नंबर में जो है p+1, तो p का मान लेते हैं 1 लेंगे, तो 1+1 मिलकर यानी 2 हो जाएगा, तो 2 तो एक स्थिति में ठीक है सम आएगा, लेकिन एक स्थिति में सम नहीं ना आएगा। जैसे p का मान अगर मान लेते हैं कि हम लेते हैं यहाँ पे p का मान ले लेते हैं, p का मान लेते हैं, बता रहे हैं, p का मान लेते हैं, p+1 है ना, तो p का मान 2 लेते हैं, तो 2+1 यानी 2+1 तो यहाँ पे 3 दे रहा है हमको, 2+1 तो मान यहाँ पे 3 हमको दे रहा है, तो 3 जो है विषम है, फिर यानी एक स्थिति में सम दे रहा है, एक स्थिति में विषम दे रहा है, तो यानी ये भी उत्तर क्या होगा, उत्तर गलत हो जाएगा। अब आते हैं, देखो मतलब 3 उत्तर गलत है, तो इसका मतलब अपना डी सही होगा। तो यहाँ 2p है, 2p में p का मान 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो 2 गुने 1 यानी 2 होगा, फिर अगर p का तो p एक सम हुआ। अच्छा, एक स्थिति और चेक करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इसका मान अगर हम 2 लेते हैं, p का मान, तो 2 दूनी 4 आ गया, फिर एक स्थिति लेते हैं 2 गुने 3 लेते हैं, तो 3 दूनी 6 आ गया, यानी सभी स्थिति में ये 2p जो है ना, सभी स्थिति में यानी सभी स्थिति में 2p जो है वो सम पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, यानी देगा, यानी इसीलिए उत्तर हो जाएगा हम लोग का डी सही उत्तर। थैंक यू स्टूडेंट। कल हम लोग या अगले सेशन में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे बहुपद का ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के व्यू से। जितने भी ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के व्यू से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में यही क्वेश्चन इसी यानी कि प्रोसेस से पूछा जाता है, मतलब यही पैटर्न रहता है, यही सिलेबस रहता है, पूछने का यही क्वेश्चन का लेवल रहता है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन समझ के पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये चीज़ है। थैंक यू स्टूडेंट।